भावना, बच्चे ना बहुत अनमोल होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ बच्चे अलग होते हैं और कुछ खास होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने रतिका। और पेरेंट्स के लिए बहुत ही भावनात्मक और दुविधा से भरा वो पल होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है। बिल्कुल। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? क्या इलाज है इसके लिए? उपचार क्या है? पेरेंटिंग किस तरीके से की जाए? ऐसे कई सवाल उनके जहन में आते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के आज जवाब देने के लिए हमारे मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे पेरेंटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ऑटिज्म। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुनील कुमार। आप स्पीच साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नमस्कार सभी दर्शकों को, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जिसके ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान नहीं है और नॉलेज मिलना चाहिए। जी, इस क्षेत्र में डॉक्टर सुनील आपको 28 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं और आप एक जाना माना नाम है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ऑटिज्म को लेकर जो भारत में स्थिति है उसको कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना मिस डायग्नोसिस में जाती हैं। लोगों को नॉलेज नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी नहीं हैं जो प्रॉपरली डायग्नोस कर सकें, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक मस्ट चीज़ बन जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को देखते हैं, एक डायग्नोसिस आपने नॉर्मल बना लिया और उसके बाद ऑटिज़म ये है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक ट्रीटमेंट और थेरेपी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑटिज़म को लेकर के, और ये स्थिति यहाँ बिगड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनील, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन डायग्नोस करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या है। तो एज अ पेरेंट कैसे वो समझे अपने बच्चे में देख के कि किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे उन्हें ये समझ आए कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म से जूझ रहा है? यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहले आपको ना बच्चे के जो माइलस्टोन्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जैसे आजकल क्या हो गया, पेरेंट्स काफ़ी अवेयर भी हैं, जहाँ आप लिटरेट फैमिलीज़ में देखते हैं वहाँ क्या होता है वो एक डायरी मेंटेन करते हैं कि बच्चे ने इतने टाइम पे सोशल स्माइल शुरू की, इतने टाइम पे बैठना शुरू किया, इतने टाइम पे उठना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो वो इन सब चीज़ों को लाइन में रखते हैं। और जैसा कि बात आपने सबसे पहले अपनी डेफिनेशन पहले से ही दे दी है कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी डेवलपमेंट वर्ड इसके अंदर आ गया। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आप देखते 6 महीने में बच्चा बैठा कि नहीं बैठा, साल में बच्चा चला कि नहीं चला, उसने पहला वर्ड कब बोला, क्या वो जब उसके ऊपर हम झुक करके, जब बच्चे जैसे 3 महीने 4 महीने के बच्चे होते हैं उसके ऊपर झुक के हम खेलने की कोशिश करते हैं, वो सोशल स्माइल देते हैं, वो सोशल स्माइल आई कि नहीं आई। तो वो सारी चीज़ें अगर आप पहले से चेक करते रहें तो बड़े आराम से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं खुद से। क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीज़ें एस्टेब्लिश नहीं हो रही, और स्पेशली कम्युनिकेशन पार्ट कि बच्चा 1 साल, सवा साल, 1.5 साल, पौने 2 साल का हो गया, नहीं बात कर पा रहा है, और तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली इसमें देखना पड़ेगा कि डायग्नोसिस बनाए। पर यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि ये बाय बर्थ होता है कि ये बाद में भी ऑटिस्टिक हो सकता है बच्चा? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि नॉर्मली यही चीज़ जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आज भी लोग इस जद्दोजहद में पड़े रहते हैं कि हमारे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम है कि क्लासिकल ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। क्लासिकल ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो बाय बर्थ होगी, जैसे मैंने सारे माइलस्टोन्स का नाम लिया, तो उसमें स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन वाले जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे बच्चे का कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग में क्या स्टाइल होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए वो रोता है। वो उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको प्यास लगेगी रोएगा, उसको फ्रेश होना है तो वो रोएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले वो रो करके एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद क्या आता है कि उसकी स्माइल आती है, जैसे अगर वो खुश है तो एक्सप्रेस करेगा, स्माइल करके दिखा, सोशल स्माइल आ जाएगी, ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, ये बंदा मुझे बुरा लग रहा है, तो जो लोग उसके आसपास जाएंगे उनको स्माइल देगा। उसके बाद वो कुछ वर्ड्स निकालने की कोशिश करता है, कुछ साउंड्स निकालने की कोशिश, विच आर नॉट मीनिंगफुल, तो एक जार्गन स्पीच आता है एंड देन मीनिंगफुल स्पीच की तरफ हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर टाइमली इस्टेब्लिश हो रही हैं तो आप ये समझ करके चलें कि ये बर्थ से नहीं है कंडीशन। और अगर ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं हो रही हैं तो ये मान के चलें कि ये क्लासिकल ऑटिज्म हो सकता है जो स्टार्टिंग से ही बच्चे में है। अच्छा, तो जो आपने अभी वर्चुअल ऑटिज्म की बात की, तो क्या वर्चुअल ऑटिज्म वो है अभी जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं कुछ कार्टून कैरेक्टर्स की तरह ही बिहेव करते हैं, तो क्या वही चीज़ है या ये कुछ अलग है? ये बहुत ही अच्छी इंसाइट है। इनफैक्ट वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली अभी एक कोई इस्टेब्लिश्ड डायग्नोसिस नहीं है,
लेकिन फिर भी इस टर्म को यूज़ करते हैं। एंड द बैक ऑफ द माइंड हम लोगों को ये रखना चाहिए एज ए प्रोफेशनल, ताकि हम लोग उस चीज़ पे काम कर सकें, क्योंकि अगर हमें डायग्नोसिस ही नहीं पता होगा, हम क्लासिकल ऑटिज़म समझ के वर्चुअल ऑटिज़म को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे। वर्चुअल ऑटिज़म क्यों होता है? जैसे आजकल बिज़ी फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर उनको कहीं बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, बेस्ट वे मोबाइल फ़ोन साइड में पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली उसको फ़ोन देने की कोशिश करते हैं। पहले खाना खाते हो जी, खाना नहीं खाता, इसको फ़ोन दे दिया, तो वो एक रूटीन बनता चला जाता है। एंड देन बच्चे को पता चल जाता है कि यार मेरी ये ज़रूरत ऐसी, वो नर्व कौन सी प्रेस करनी है पेरेंट्स की, वो प्रेस करना शुरू कर देता है। आप कहीं अपने काम में बिजी हैं, किचन में काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो आकर के इरिटेट कर रहा है, बेस्ट वे मोबाइल फ़ोन उठाओ उसको दे दो। तो ये सब चीज़ें चलने लगती हैं, जब फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, हर डिमांड के लिए मोबाइल फ़ोन लेने लगता है। Exactly. और ग्रेजुअली कब पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि खाना खाने से लेकर के अभी वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल फ़ोन देखने लगा बिंज है। वॉचिंग शुरू हो देन वर्चुअल कैसे होता है? वर्चुअल वर्ल्ड, अब वो क्या रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होता चला जाता है, और वो जो स्क्रीन में चीज़ें देखता है, जब स्क्रीन से हटता भी है, वो स्क्रीन आप फास्ट भी करते हैं, हटते भी स्क्रीन से, तो वो इमेजिनेशंस घूमती रहती हैं उसके आसपास, वही सब कार्टून कैरेक्टर्स, वही सारी एनिमेशंस। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बच्चों को आजकल एक बहुत ही आसान तरीका हो गया है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन दो और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा पाओ। Exactly, बिल्कुल। ऐसे में काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है अगर हम बात करें बच्चों के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए? एक्चुअली आजकल फैमिलीज़ में क्या हो गया, पहले एक फ़ोन होता था आपके पास, विच यूज्ड टू बी लैंडलाइन। अभी क्या हो गया, हर लाइक घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास अपना अपना फ़ोन है। इवन बुज़ुर्ग भी, पहले बच्चों को आप बुज़ुर्गों के पास छोड़ दिया करते थे, उनके पास भी वो अपना कभी सत्संग देख रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, तो उनका भी वही सब रूटीन बन गया। तो यानी मोबाइल फ़ोन से आप कहीं भी छूट नहीं सकते। वो बच्चे इरिटेट करते हैं, मोबाइल फ़ोन पहले दे देते हैं। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ये अवेयरनेस हो कि मोबाइल फ़ोन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वर्चुअल ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, दुविधा तो होगी कि अब हमें करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो वो आपके पास कब आएँ और आप किस तरीके से उनको सजेस्ट करते हैं? क्या कोई एक्टिविटीज़, कोई थेरेपीज़ होती हैं, और पेरेंटिंग के लिए क्या क्या आप सजेस्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो होती है अर्ली इंटरवेंशन, यानी जिस दिन आपको ये आइडिया हो गया कि यार बच्चे में ये प्रॉब्लम है, और ये सारी की सारी चीज़ें, जो सारे साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए, अगर वो सब की सब चीज़ें बच्चे में आप नोट कर रहे हैं तो इमीडिएटली, आई मीन इसमें कोई ये नहीं है। यूजुअली फैमिलीज़ में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे जो है जाके अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि यार मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तू ऐसे ही करता है यार, उसका बच्चा 4 साल में बोला था, उसका 3 साल में बोला था, उसका 2 साल में बोला था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है टाल मटोल वाली। एंड उसमें क्या होता है कि वो जो टाल मटोल यहाँ पे हो जाती है, ट्रस्ट भी जो 0 to 3 years का फेज़ होता है, दैट इज़ द बेस्ट फेज़ फॉर सोशल, इमोशनल, कम्युनिकेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस 3 साल के पहले के फेज़ को ज़्यादातर पेरेंट्स लूज कर देते हैं सिर्फ वेट में कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब पता लग गया मोबाइल फ़ोन की वजह से हुआ है, हमने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया दिखाना, और अब शायद अपने आप से ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली 20-25% इंप्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन 100% ठीक नहीं होता। तो एक प्रोफेशनल एडवाइस लेकर के, डायग्नोसिस बना करके थेरेपी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी। तो सर इसी में आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिन पेरेंट्स को अभी तक ये बात नहीं पता कि उनका बच्चा मतलब उसको प्रॉब्लम है ऑटिज़म की, तो वो कैसे इस चीज़ को समझे, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि इसे जल्दी से समझ के और किस तरह से उस बच्चे को हैंडल किया जाए? सबसे पहली बात वही अर्ली इंटरवेंशन की आ जाती है। जैसे आपने समझ लिया, कहते हैं ना कि आप फैमिली में कई सारी चीज़ों के लिए लड़ते हैं ना, तो इसके लिए भी अपने बुज़ुर्गों को भी आपको आराम से समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका बच्चा बोला था 3 साल में या 4 साल में, आई डोंट नो मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मैं भगवान भरोसे नहीं मानते भी नहीं, समटाइम्स मानते भी नहीं, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। मोह प्रेम, क्योंकि कोई पेरेंट, हर पेरेंट के लिए अपना बच्चा स्पेशल है, पर जब ये बच्चे स्पेशल हैं तो इनके लिए एक स्पेशल पेरेंटिंग की ज़रूरत है। तो क्या कुछ ख्याल रखें पेरेंट्स जब उनको पता चले कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो किस तरीके की प्रिकॉशंस उनको लेनी है अपनी पेरेंटिंग के दौरान? सबसे पहले तो आप, जब आपको पता लगता है कि स्क्रीन की वजह से हुआ है, तो स्क्रीन तो टोटली बंद कर दें। और घर में इनफैक्ट
जो फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं उन्हीं को चला करके रखें ज़्यादातर, रादर देन ऐसे चैनल्स जिसमें वो बच्चे इंगेज करते हैं अपने आप को या वो अपना एक स्पेस ढूंढ लेते हैं। दूसरी बात, पेरेंट्स को ये ख्याल रखना है कि बच्चों के सामने या बच्चों के आसपास ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ ही नेगेटिव है। आई मीन वो पॉजिटिवली नहीं आ रहे हैं बच्चों के सामने, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दें उनके साथ। आई मीन उनके साथ खेलना कूदना घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ेगा उनको। स्टोरी टेलिंग इसमें कुछ रोल अदा कर सकता है? स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा रोल इसमें अदा नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी वो स्टोरीज जो एनिमेशन से हुई हैं तो वो सब प्रॉब्लमेटिक रही हैं। लेकिन जो वो बेड टाइम स्टोरीज होती जो ग्रैंड पेरेंट्स की होती हैं उनकी कंपनी भी होनी चाहिए, उनकी स्टोरीज भी होनी चाहिए, यानी एक जॉइंट फैमिली का जो एक मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प कर सकता है इसमें। ओके, तो बिल्कुल हमने समझा कि अगर किसी का बच्चा ऑटिज्म से जूझ रहा है तो उसके लिए स्पेशल केयर करना, उसका स्पेशल ध्यान रखना और उसे वक्त देना बीइंग अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज ऑटिज्म पर हमें जानकारी देने के लिए और डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।